प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा एकादशी के राजनीति विज्ञान विषय में पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पूर्व हमने संविधान क्यों और कैसे हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हुए संविधान तालमेल बिठाता है उस विषय का अध्ययन किया और संविधान निर्णय निर्माण की विशिष्टता है उसके अंदर उसका अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने देखा कि संविधान में ये जो कानून है, कानून निर्माण बनाने के लिए कौन आवश्यक होगा, उसके लिए बताया कि सरकार होगी, लेकिन सरकार का भी चयन किस प्रकार से होगा और सरकार निर्माण में नागरिकों की जो सहभागिता है उसकी विशिष्टता का भी इस संविधान में उल्लेख किया गया। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं उस शक्तियों पर सीमाएं लगाने का कार्य इस तो बिंदु का अध्ययन हम इसमें करेंगे। सरकार की जो शक्तियाँ हैं उस पर प्रतिबंध लगाना, क्यों लगाना? क्योंकि जो सरकार हैं वह सरकार नागरिकों के लिए जो कानून बनाती है और वह कानून इस प्रकार का बने कि बाद में उनको अनुचित लगे। तो वो किस प्रकार के अनुचित लगेगा, कैसे कानून होंगे तब अनुचित लगेगा? तो हम देखते हैं कि सरकार ने यदि मान लीजिए ऐसा कानून बना दिया जिसमें किसी विशेष रंग वाले लोगों को ही शिक्षण की अनुमति होगी, या आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को रखने का अधिकार ही नहीं होगा, या एक ऐसे समूह को निर्देशित कर दिया जाएगा कि उस समूह की आपको सहायता करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के यदि कोई कानून बन जाए जिसमें किसी समूह द्वारा या किसी एक विशेष समुदाय द्वारा या नागरिकों द्वारा ऐसा लगता है कि वह जो कानून बनाया है वह हमारे लिए अनुचित है, वह ठीक नहीं है, तो ऐसे जो कानून निर्माण के समय में भी सरकार पर पाबंदियों अर्थात प्रतिबंध लगाने के लिए और संविधान ने अपने संविधान के अंदर मतलब ऐसा उनके अंदर शक्ति है, ऐसा उल्लेख उसके अंदर है। तो हम इसका अध्ययन कर रहे थे और इसी अध्ययन के अंतर्गत जब सरकार पिछले बिंदु में हमने पढ़ा कि भाई सरकार का जो निर्माण है वह निर्माण भी संविधान के अंतर्गत ही होता है और उसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता रहती है। सरकार निर्माण में उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। वह जितनी सक्रियता के साथ सरकार निर्माण में सहभागिता करता है उतनी ही सरकार और एक प्रतिबद्ध सरकार का निर्माण होता है। सरकार जब निर्माण हो गई और उसके बाद हमने अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे कानून निर्माण हो जाए कि वह उन समाज के लिए उस समूह के लिए विशेष रूप से अनुचित दिखाई दे रहे हैं, तो वो कैसे सरकार पर प्रतिबंध लगाएगी? तो ये संविधान का तीसरा काम है। ये संविधान का तीसरा काम है जिसमें बताया है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं या प्रतिबंध। तो संविधान का ये तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर जो लागू किए जाने वाले कानून हैं, सरकार जो कानून बना रही है और वह अपने नागरिकों पर जो कानून लागू किए जा रही है उन कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। और वो सीमाएं कैसी होनी चाहिए? तो सीमाएं मौलिक होनी चाहिए। मौलिक का अर्थ हो गया है कि उसका ऐसे स्वरूप में होनी चाहिए, एक स्पष्ट होनी चाहिए और जिसका कि वह सरकार उस पर कभी भी प्रतिबंध न लगाए, उसका उल्लंघन न करे। तो इसके लिए उसको कहा गया मौलिक। सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार की जो शक्तियों को सीमित करने का बताया है कि जो सबसे सरल तरीका अपने संविधान में बताया है कि वो जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को वो स्पष्ट कर दिया जाए। यानी कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, नागरिक किन किन मौलिक अधिकारों का वो पालन कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है, ऐसा स्पष्ट कर दिया जाए। और कोई भी सरकार वो जो आप सबसे सरल तरीका में बताया है कि अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, उन स्पष्ट अधिकारों का उल्लंघन वह सरकार द्वारा ना हो। सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा किसी भी तरह से
वो उसका उल्लंघन न करे। कौन? सरकार नहीं करे, इसलिए उसकी सीमाएं कहा जा रहा है। तो व्यवहार में कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा उस पर जो कानून लागू किए जाएंगे, जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, उन अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक विशेष रूप से देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में उनको सीमित किया जा सकता है। और सीमित किया जा सकता है तो इसलिए कहा गया है कि यदि आप बता रहे राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित होना चाहिए, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल में क्या स्थिति होगी, कौन सी स्थिति होगी जिस समय संविधान के द्वारा जो ये अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, उसको सरकार द्वारा सीमित किया जाएगा या उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो व्याख्या है वह व्याख्या स्पष्ट कर दी जाए। क्या बताया आगे? राष्ट्रीय आपातकाल में इनको सीमित किया जा सकता है, किनको? जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कानून में लिखे गए हैं, उनको सीमित किया जा सकता है। और वो जो सीमित किया जा रहा है वो परिस्थितियाँ कौन सी होगी, उन परिस्थितियों का भी उल्लेख स्पष्ट हो जाए। और इस प्रकार से जो परिस्थितियां कौन सी होगी उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो जाएगा, तो फिर उसमें नागरिकों का भी विश्वास बढ़ेगा कि भाई इन परिस्थितियों में सरकार हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सीमित कर सकती हैं, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, रोक सकती है, और हमें भी उनका सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा भी उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होना चाहिए संविधान के अंदर, ठीक है ना। तो हम अधिकारों को, जिनमें वो अधिकारों को वापस लिया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों को भी जब संविधान में उल्लेख किया हुआ है तो उसके साथ उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, और सरकार की जो शक्ति है वह भी शक्ति कई हद तक अपने को सीमित दिखाई देती है। इससे किसी भी प्रकार के ऐसे कानून का निर्माण नहीं होगा जिससे कि किसी समुदाय या लोगों को विशेष परिस्थिति या विशेष हानि या अपने आप को ऐसा अनुचित महसूस हो रहा होगा। ऐसी कई परिस्थिति दिखाई नहीं देगी, और सरकार की जो शक्तियाँ होगी उस शक्तियों पर कुछ समय, कुछ हद तक सीमित या पाबंद सीमाएं लगती हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे के बिंदु का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और वो मौलिक अधिकार जब अध्ययन करते हैं हमें ध्यान में आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, और संविधान में सभी को एक समान माना जाता है। तो समान समाज पूरक समाज की निर्माण है। ये जो मौलिक अधिकारों के रूप में हमें जो दिए गए हैं, ये भारतीय संविधान में उल्लेख उसका कर रखा है, ये एक शक्ति के रूप में है। आगे का हमारा जो बिंदु है वह है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या होता है? तो जब जिस सरकार का निर्माण समाज के द्वारा और नागरिकों के द्वारा हो रहा है, तो वो उसमें उनकी अपेक्षा क्या होगी? तो वह उनकी अपेक्षा इस प्रकार की होगी कि वह सभी समुदाय जातियों के साथ मिलजुल कर रखने और उनके साथ समानता का व्यवहार करे, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए, और जो भी जातिगत भेदभाव है उसको समाप्त करें। तो ऐसा समाप्त करने के लिए उनको जो सामर्थ्य प्रदान करेगा वो कौन करेगा? ऐसी सरकार का निर्माण होगा जो समाज की ये जो जातिगत भेदभाव है इसको समाप्त किया जा सकता है, किया जाएगा। तो इसके लिए उस सरकार को सामर्थ्य यानी शक्ति कौन प्रदान करेगा? तो संविधान करेगा। और ये संविधान का चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा या ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जनता की आकांक्षाएं क्या होगी? जो नागरिकों के सभी के लिए हितकारी हो, और उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको समाप्त करे, गरीबी मिटाएं, ठीक है, उसको रोज़गार मिले, रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो। तो इस प्रकार का ये पूरा कर सकने के लिए
उसको एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, अर्थात वह समाज जो पूरा संपूर्ण समाज है, उन समाज को एक न्यायपूर्ण बनाने के लिए पूरे समाज के साथ जो न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए ऐसी परिस्थितियों का वो निर्माण कर सके। कौन? सरकार कर सके। इसका जो ताकत है, पावर है, वो संविधान देता है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है और ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिससे कि वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। भारतीय संविधान में, जैसे पिछले में हमने पढ़ा ना कि भारतीय संविधान के अंदर लोगों को ऐसे मौलिक अधिकार प्रदान करके और उनको इसके लिए पावर बनाया गया, ताकत बनाया गया है कि वह सरकार की कुछ सीमाएं तक उसको मतलब सीमाएं लगा सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर ऐसे कुछ सकारात्मक प्रयास हुए हैं जिसके कारण से वह ऐसे समाज का, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकती है। उस समाज के लिए ऐसे लोक कल्याणकारी कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार का अपने भारतीय संविधान में उल्लेख है, जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सकता है। यानी इस प्रकार का उल्लेख है, ऐसे कानून है जिसके कारण से वह कानूनी दृष्टि से लागू है। उसके ऊपर राज्य के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं और राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार की, लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही भारतीय संविधान में है। और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि अपने भारतीय देश के संविधान में इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और लोगों को और नागरिकों को ऐसा मतलब समाज की जो आकांक्षाएं हैं, ऐसे समाज की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार को ये भी काम दिया गया है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर नस्लीय भेद हुआ, तो वह नस्लीय जो भेद था, अर्थात गोरे कालों के बीच में जो भेदभाव किया गया था, उसको मिटाने के लिए काफ़ी हद तक वहाँ का जो संविधान है वो संविधान उनकी मदद की है। और इस संविधान के कारण ही वहाँ का ये इस प्रकार के नस्लीय भेदभावों को और जातिगत भेदभावों को या गरीबी को ऐसे को हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, कुछ समय तक, कुछ हद तक उसको सीमित किया जा सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में भी उल्लेख है और ये अपने यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इनको अच्छे से अध्ययन करके और इनमें से कुछ छोटे प्रश्न आपकी ओर से बनते हैं, उसको बनाना, लिखना चाहिए।